हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज वापस रेडियो एक्टिविटी चल रहा है और लेक्चर नंबर है अपना 2। ठीक है बेटा। कल हम लोग रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट ही किए थे जस्ट। होता क्या है डिके वो बता दिया था। एक अनस्टेबल न्यूक्लियर स्टेबल न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। इस रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं। जैसे यूरेनियम कन्वर्ट हो रहा है थोरियम के अंदर। कौन कौन से पार्टिकल्स का डिके होता है जब एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस दूसरे टाइप के रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। तो कौन कौन से डिके हो सकते हैं, पहला बताया था अल्फा डिके। अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, होते क्या है, He2 प्लस डाइपॉजिटिव हीलियम आयंस, जिनका मास बहुत ज्यादा होता है, प्रोटॉन के मास के लगभग 4 गुना होता है। मास बहुत ज्यादा है इसलिए पेनिट्रेशन पावर कम है और आयनेशन पावर बहुत ज्यादा है। आयनेशन पावर का मतलब क्या है कि भाई मास इनका ज्यादा है तो इनके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो ये दूसरे एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब उस एलिमेंट को आयनाइज कर सकते हैं। फिर दूसरा डिके बताया था बीटा डिके। बीटा डिके में क्या हुआ था, बीटा डिके में कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में सिर्फ अंतर चार्ज के साइन का है, एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, मास दोनों का सेम ही होगा। मास दोनों का कितना होगा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका मतलब इनका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत ही कम होता है। मास बहुत कम होता है इसलिए बड़ी आसानी से दूसरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है और मास कम होता है तो इनके पास एनर्जी भी कम होती है, इसलिए ये दूसरे एलिमेंट को आयनाइज नहीं कर पाते हैं, तो आयनेशन पावर भी कम होती है। बात करेंगे, दो तरह के पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल सकता है और पॉजिट्रॉन भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो डिके दो, बीटा डिके दो तरह के होते हैं। पहला है बीटा नेगेटिव डिके। पहला कौन सा है, बीटा नेगेटिव डिके। अब बीटा नेगेटिव डिके जो होगा, बीटा नेगेटिव डिके में क्या बाहर निकलता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके में क्या बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। बीटा नेगेटिव डिके के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, सबसे पहला मैं लिख रहा हूं बीटा नेगेटिव डिके, यहां पर लिखा हुआ है बीटा नेगेटिव डिके। इसमें क्या होगा, फर्स्ट डिके है अपना बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव में क्या होगा बेटा, बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर एमिट होगा तो एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर क्या है, Z, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मतलब मैं वापस लिख दे रहा हूं बेटा, यहां पर जो होगा एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर Z है तो वो कन्वर्ट हो रहा है Z+1 YA में। एक X टाइप का एटम Y टाइप के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। X टाइप का एटम जो है वो Y टाइप के एटम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देख लो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे किया है मैंने, ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या है, -1 E0। -1 E0 क्योंकि चार्ज तो होता है -1 और एटॉमिक मास तो होता है नहीं, होगा नहीं। एटॉमिक मास नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखना, -1 E0। ये ऊपर जो लिखते हैं पता है ना, ये एटॉमिक मास नंबर होता है, किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के इक्वल। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है वो तो 0 हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी तो न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होंगे। तो यहाँ Z है और -1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, Z+1 होगा, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स कंजर्व हो जाएंगे। Z+1 -1 कितना हो गया, Z हो गया, यहाँ भी Z है। और एटॉमिक मास नंबर A+0 A, और यहाँ पर भी A। ठीक है, और जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक तरह का पार्टिकल और बाहर निकलता है जिसे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एक और पार्टिकल बाहर निकलता है, कौन सा, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल और बाहर निकलेगा, ये मासलेस पार्टिकल है। ठीक, मासलेस पार्टिकल है, एक और तरह का पार्टिकल निकलेगा जिसे एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक है, या हम इसे और भी ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब बीटा नेगेटिव डिके होता है, जब बीटा नेगेटिव डिके होगा तो तो इन दिस a neutron transforms into a neutron transforms
इनटू अ प्रोटॉन। इस बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके में तुम्हें दिख रहा है एटॉमिक नंबर, तुमसे कोई पूछे बीटा नेगेटिव डिके में एटॉमिक नंबर पे क्या फर्क पड़ता है? एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ जाता है और एटॉमिक मास नंबर वही का वही रहता है। ठीक है, और मैं इसे और दूसरे तरीके से ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन जब एमिट होता है तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन जो मतलब मैं इस रिएक्शन को यूं भी लिख सकता हूं कि न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करूंगा बेटा मैं? न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करूंगा 0 and 1। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे किया मैंने बेटा? 0 and 1, एटॉमिक नंबर 0। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 0 है। भाई न्यूट्रॉन पे क्या नहीं होता है? चार्ज तो होता नहीं है, तो चार्ज नहीं है तो 0 हो गया। और ऊपर क्या लिख दिया? 1, एटॉमिक मास नंबर 1। क्यों 1 लिख दिया? क्योंकि कितना मास होगा? एक न्यूट्रॉन के बराबर होगा। एक न्यूट्रॉन ही तो है, तो 0 and 1। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 0 and 1 से। चार्ज 0 और एटॉमिक मास नंबर 1। एटॉमिक मास नंबर 1 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। और प्रोटॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं 1p1। प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1p1 से। 1p1 से क्यों? कितना चार्ज है? एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। और कितने प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स है? कितने प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है मैं यहां पे लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है -1 E0 से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1p1 से, और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है 0 and 1 से। ये रिप्रेजेंटेशन होता है सबका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। ठीक, तो बेटा हुआ क्या है? एक न्यूट्रॉन बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन। ठीक, 0 and 1 से क्या बन गया? 1p1 बन गया। 0 and 1 से 1p1 बन गया। और एटॉमिक नंबर क्या बढ़ गया? 1 से बढ़ गया, तो एक तरह का पार्टिकल और बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, प्लस -1 E0। और क्या बाहर निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को मैं म्यू बार से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। एंटी न्यूट्रिनो को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बेटा किससे? म्यू बार से। म्यू बार। ठीक है, तो बीटा नेगेटिव डिके में एक्चुअली कोई तुमसे पूछे कि बीटा नेगेटिव डिके में होता क्या, तो बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, जिस वजह से एटॉमिक नंबर तो 1 यूनिट से बढ़ जाता है और एटॉमिक मास नंबर वही का वही रहता है। और इसमें जब बीटा नेगेटिव डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और एक पार्टिकल और बाहर निकलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। ठीक, ओके बेटा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं अगर इसका, तो एक एग्जांपल में लिख सकता हूं कि 15p30 15p32 कन्वर्ट हो रहा है 16s32 में, प्लस -1 E0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये एक एग्जांपल हो गया इस रिएक्शन का। ठीक है, फॉस्फोरस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? सल्फर में। 15 से कितना हो गया एटॉमिक नंबर? 16, 1 यूनिट बढ़ गया। और एटॉमिक मास 32 का कितना रहा? 32 रहा। ठीक है, क्या बाहर निकला? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, और एक पार्टिकल और निकला जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी न्यूट्रिनो। ये जो म्यू बार है, ये म्यू बार इज एंटी न्यूट्रिनो। म्यू बार क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। तो ये बेटा ये पहला डिके हो गया अपना, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीटा नेगेटिव डिके, जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं? इस डिके के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखना, बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है और एटॉमिक मास नंबर सेम रहता है। तो ये पहला डिके है बीटा नेगेटिव डिके। दूसरे डिके पर आते हैं हम लोग, और दूसरा डिके क्या है? सेकंड है बेटा बीटा पॉजिटिव डिके। सेकंड डिके है बीटा पॉजिटिव डिके। और बीटा पॉजिटिव डिके में जैसे इसमें तो क्या बाहर निकल रहे थे? बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे, तो ऑब्वियसली इसमें क्या बाहर निकलेंगे? पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा। इसमें क्या बाहर निकलेगा बेटा? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है। ठीक है, पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा और रिएक्शन क्या होगी? ZXA। और पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा क्या होगा? हाँ जी, पॉजिट्रॉन रिप्रेजेंट होगा +1 E0। पॉजिट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? +1 E0। यहां
इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया था, -1 E0 से, और पॉजिट्रॉन को +1 E0 से। क्यों, अंतर क्या है, क्योंकि यहाँ चार्ज -1 है तो पॉजिट्रॉन पे +1 होगा, और एटॉमिक मास नंबर तो 0 रहेगा ही रहेगा इलेक्ट्रॉन का या पॉजिट्रॉन का, ठीक है, मास तो होगा नहीं, बहुत ही कम होगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक। ओके बेटा, तो एक एक्स टाइप का एटम कन्वर्ट हो रहा है वाई टाइप के एटम में, और क्या बाहर निकल रहा है, पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो बेटा अब ये 1 है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रहा होगा, Z-1, क्योंकि तभी तो न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होंगे। Z-1 +1 जेड हो जाएगा, और जेड है, और ए का ए रहेगा। मतलब जब बीटा पॉजिटिव डिके होता है, जब पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से कम हो जाता है, और एटॉमिक मास नंबर वही रहता है। पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, और इसके साथ साथ एक तरह का पार्टिकल और बाहर निकलता है जिसे हम लोग न्यूट्रिनो बोलते हैं। वहां निकल रहा था एंटी न्यूट्रिनो, और यहाँ निकल रहा है न्यूट्रिनो। वहां पर एंटी न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, यहाँ पर न्यूट्रिनो बाहर निकलता है, ठीक। और इस डिके के अंदर जैसे बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा था प्रोटॉन में, यहाँ पर प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन में। बीटा नेगेटिव डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, और बीटा पॉजिटिव डिके में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन इज कन्वर्टिंग इनटू न्यूट्रॉन, और एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलता है, और एक पार्टिकल और निकलता है जिसे न्यूट्रिनो बोलते हैं। और ये लिखा हुआ है सिंबल्स म्यू एंड म्यू बार रिप्रेजेंट्स न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स विद जीरो रेस्ट मास। ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, जिनका कोई मास नहीं होता है, और दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। तो ये बेटा अपना हो गया बीटा डिके, जिसमें जो दो तरह का होता था, एक बीटा नेगेटिव और एक बीटा पॉजिटिव। बीटा नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, बीटा पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन बाहर निकलते हैं। बीटा नेगेटिव में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा पॉजिटिव में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिके, दैट इज बीटा डिके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरा। तीसरा डिके हम लोग लिखेंगे, थर्ड वन है गामा डिके। अगला होगा बेटा अपना गामा डिके। नेक्स्ट वन इज गामा डिके। और बेटा ये गामा डिके क्या होता है, अब तुम्हें गामा रेडिएशंस पढ़ी तो है, ठीक है, गामा गामा रेज, वही। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब रेज बाहर निकलती है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ एनर्जी बाहर निकलती है जिसे हम लोग गामा रेज बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विद जीरो रेस्ट मास, विद जीरो रेस्ट मास, जीरो रेस्ट मास, एंड which moves with speed of light। मतलब गामा डिके जब होता है, मतलब जब गामा रेज निकलती है, ये गामा रेज होती क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिनका कोई मास तो होता नहीं है, जो लाइट की स्पीड से मूव करती हैं, और लाइट की स्पीड से मूव करती है, जीरो रेस्ट मास है, इसीलिए इनका जो पेनिट्रेशन पावर होगा वो सबसे ज्यादा होगा। पेनिट्रेशन पावर इज वेरी हाई। क्यों, क्योंकि इनका मास कितना है, जीरो है। मास कितना है, जीरो। बड़ी आसानी से दूसरी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगी, तो पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी, और आयनाइजेशन पावर सबसे कम होगी। आयनाइजेशन पावर इज वेरी लेस। आयनाइजेशन पावर तो होगी ही नहीं बेटा, किसी बॉडी इनकी बहुत ही कम होगी, क्योंकि इनका मास क्या जीरो है, मतलब किसी बॉडी में से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ताकत रखेंगी ही नहीं। बहुत ही कम ताकत होगी इनमें, इनकी किसी में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की, किसी एलिमेंट को आयनाइज करने की। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा रेज की, और सबसे कम आयनाइजेशन पावर होती है गामा रेज की, ठीक है। तो बेटा पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर मैं यहां लिख दूं, कोई तुमसे ऑर्डर पूछे पेनिट्रेशन पावर का, तो सबसे ज्यादा किसका होता है, गामा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, गामा की, उससे कम बीटा की, उससे कम अल्फा की। और सबसे ज्यादा आयनेशन पावर का ऑर्डर लिख दूं, सबसे ज्यादा आयनेशन पावर होती है अल्फा की, फिर बीटा की, फिर होती है गामा की। ये आयनेशन पावर का ऑर्डर है। क्लियर है बेटा। तो ये तीन तरह के डिके होते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके।
बड़ी सिंपल सिंपल सी बात बताई है। और बेटा ध्यान रखना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते भी हैं। किस टाइप के? अगर मेंस की मैं बात करूं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसी रिएक्शन की बात कर लें, ये वाली रिएक्शन की बातें कर लें। भाई तुम्हें क्या करेगा, ये रिएक्शन दे देगा और ये ना एटॉमिक नंबर नहीं देगा, इसका एटॉमिक नंबर नहीं देगा। तो तुम खुद को पता लगाना पड़ेगा ये कितना रहा होगा। तो बेटा कितनी आसान है, क्या करना पड़ेगा, बस न्यूक्लियॉन्स कंजर्व करते हैं। यहाँ 15 है तो यहाँ इन दोनों को ऐड करके भी कितना आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? या तुमसे पूछ लेगा, ये दे देगा, तुमसे पूछ लेगा कौन सा पार्टिकल बाहर निकलेगा, अल्फा बीटा या गामा। अब बताओ क्या अल्फा पार्टिकल बाहर निकल सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तो क्या हो जाएगा, 2He4 हो जाएगा, नहीं निकल सकता। ठीक है, तो यही तरह के पार्ट तुम्हें बस न्यूक्लियॉन्स कंजर्व कराने हैं और आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं अब, और अगला टॉपिक है बेटा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब मैंने बात की है कि भाई एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव का मतलब एलिमेंट्स अपने आप ही एक टाइप के एटम में से एक टाइप के एटम दूसरे टाइप के एटम में कन्वर्ट होते रहते हैं। रेडियोएक्टिविटी होता क्या है? इट इज द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ वन टाइप ऑफ एटम इनटू अनदर टाइप ऑफ एटम। स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन अपने आप होता रहता है। लेकिन अपने आप कोई पूछेगा क्या है भाई, अपने आप होता क्यों है ऐसा? ऑब्वियसली क्यों होता होगा, क्या गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। क्या गेन करने के लिए होता होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होता होगा। अब मैं बात कर रहा हूं, अब हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है? भाई किसके अंदर तो न्यूक्लियस स्टेबल होता है और किसके अंदर न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, हमें उसकी बात करनी है। तो वही टॉपिक हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट पढ़ो, पॉइंट वाइज पढ़ते जाते हैं। पहला पॉइंट है बेटा, इट हैज बीन फाउंड दैट फॉर अ न्यूक्लियाई टू बी स्टेबल, रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स शुड लाई इन द रेंज 1 to 1.5। ये कहना चाह रहा है बेटा कि ये पाया गया है कि जो न्यूक्लियस, जिन एटम्स का न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो n/p रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में लाई करता है, वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन न्यूक्लियस का जिन न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो यानी n/p रेशियो 1 से लेके 1.5 के बीच में लाई करता है, 1 से लेके 1.5 के बीच में लाई करता है, वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। और स्टेबल होते हैं इसका मतलब उनकी टेंडेंसी नहीं होगी क्या करने की, डिके होने की। जिनमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का रेशियो क्या होना है, होता है 1 से लेके 1.5। और जिसमें ये रेशियो नहीं होगा तो हर एलिमेंट चाहेगा कि वो अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो क्या बना ले, इस रेंज में बना ले। किस रेंज में, 1 से लेके 1.5। ठीक है, किसी का रेशियो अगर 1 है तो बहुत ही अच्छा, वो स्टेबल होगा। किसी का रेशियो 2 है, n/p का रेशियो, तो वो चाहेगा कि उसका रेशियो 1 से लेके 1.5 की रेंज में आ जाए। इसीलिए वो इस रेंज में लाने के लिए वो डिके करता है। ठीक है, तो पहली बात याद होनी चाहिए, फॉर अ न्यूक्लियस टू बी स्टेबल द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रेशियो शुड लाई इन द रेंज 1 to 1.5। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब हम ग्राफ बनाते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में, द स्टेबल न्यूक्लियाई लाई इन अ वेल डिफाइंड बेल्ट नोन एज स्टेबिलिटी बेल्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं इस ग्राफ को बात कर रहा है ये, इस ग्राफ को मैं भी बना के दिखा देता हूं। ठीक, ओके। तो इसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ जी, एक हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, n/p रेशियो के लिए। अब बात करें तो बेटा, अगर इसकी बात करें तो अगर n/p रेशियो की बात करें
तो ये तो हो जाएगा अपना, अगर एन बाई पी रेशियो 1 के बराबर है, अगर एन बाई पी रेशियो 1 के बराबर है तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ये तो बन गया किसके लिए, यहाँ पर एन बाई पी किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पर एन बाई पी है किसके इक्वल, 1 के इक्वल, इसके लिए। ठीक है, अब बात करें एन बाई पी रेशियो 1, अब जरूर थोड़ी की, तो होता क्या है, ग्राफ कैसा बनता है बेटा, एन बाई पी रेशियो 1, और ये तो ग्राफ ये रहा एन बाई पी रेशियो 1 के बराबर, तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे ऐसा बनता है। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। इसमें ये क्या है, एनवाईपी यहां तक तो क्या चलता है, यहां तक तो ग्राफ जो चलेगा वो किसके लिए चलेगा, एनवाईपी रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा इन एलिमेंट्स के लिए। तो मैं एक अलग कलर से बना देता हूं इसको, यहां पर तो एनवाईपी रेशियो कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक, फिर एनवाईपी रेशियो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एलिमेंट्स के लिए, फिर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये जो बीच में बेल्ट बनी है, ये दोनों के बीच में, इसके बीच में, इस बेल्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेबिलिटी बेल्ट। इसी बेल्ट को हम लोग बोलते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। यहां पर एन बाई पी रेशियो इस रीजन में, एन बाई पी रेशियो जो है वो 1 से लेके 1.5 के बीच में है। इस बेल्ट के अंदर एन बाई पी रेशियो जो होगा, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जो भी एलिमेंट्स यहां पर प्लॉट किए जाएंगे, यहां पर जो भी एलिमेंट्स प्लॉट किए जाएंगे इस बीच में, इस बीच में जो भी एलिमेंट्स प्लॉट किए जाएंगे या इसके ऊपर प्लॉट किए जाएंगे, उनका एन बाई पी रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 1 और 1.5 के बीच में होगा। इसलिए इस बेल्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, इसलिए इस बेल्ट को बोल रहे हैं हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट। ठीक, इस बेल्ट से ज्यादा यहां पर एन बाई पी रेशियो होगा 1.5 से ज्यादा, और यहां पर एन बाई पी रेशियो होगा 1 से कम। मतलब इस रेंज में बात करें तो 1.5 से ज्यादा होगा, इस रेंज में बात करें तो 1 से कम होगा, और इस बीच की रेंज में बात करें, इस रेंज में बात करें तो एन बाई पी रेशियो कितना होगा, इस रेंज में होगा एन बाई पी रेशियो 1 और 1.5 के बीच में। और इसी बेल्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट बोल रहे हैं। और इस बेल्ट में न्यूक्लियर, जो भी न्यूक्लियाई इस बेल्ट के अंदर आएंगे वो न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, और जो इधर आएंगे वो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। तो हर कोई चाहेगा न्यूक्लियाई यहां से इधर जाना, यहां से इधर जाना, इस बेल्ट में जाना। ठीक है, वही बात इसने यहां लिखी है और वही उसने ग्राफ भी बनाया है, यही इसने ग्राफ भी बनाया, ध्यान से देखोगे। यहाँ पर प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, यहाँ पर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। ये जो बेल्ट है बीच में दैट इज स्टेबिलिटी बेल्ट, और ये जो डॉटेड लाइन बनाई है इसने दैट इज एन, ये किसके लिए, एन बाई पी इज इक्वल टू 1 के लिए है। ठीक, इस बेल्ट के अंदर एटम्स को आना है, तो वही बात है बेटा इसने यहां लिखी है, ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स द स्टेबल न्यूक्लियाई लाई इन अ वेल डिफाइंड बेल्ट नोन एज स्टेबिलिटी बेल्ट। तो जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्टेबल न्यूक्लियाई इस बेल्ट के अंदर आना चाहिए। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर अप टू 20। क्यों बेटा, जिन न्यूक्लियाई का एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, मतलब कैल्शियम तक की बातें कर रहा है, तो उनका ना, उनका ग्राफ यूं चलता है, एन बाई पी इक्वल टू 1 के बराबर चलता है। तुम चेक कर लेना चाहे तो, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 20 तक होता है, यानी कैल्शियम तक बात कर रहा है, तो उनका एन बाई पी रेशियो जो होता है वो 1 के करीब होता है। क्या होता है, 1 के करीब होता है, इसलिए जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है 20 तक। इसके लिए ही उनका ग्राफ क्या आता है, लीनियर आता है, 45 डिग्री एंगल होता है। लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाता है, ग्राफ कर्व्ड होता चला जाता है, जिसकी स्लोप बढ़ती चली जाती है धीरे धीरे। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं तो मोर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू हेल्प देम टुगेदर। इसलिए प्रोटॉन्स ज्यादा होते चले जाते हैं तो न्यूट्रॉन्स भी ज्यादा चाहिए होते हैं, जिससे वो न्यूक्लियस के अंदर बंधे रहें। ठीक है, अब इस बात को ज्यादा सोचना नहीं है, बस इतना सा याद रखना है, इसके अंदर हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इसके अंदर वो ये आता है, द न्यूक्लियाई विद एटॉमिक नंबर अप टू 20 हैव एन बाई पी रेशियो क्लोज टू 1। बस ये पता होना चाहिए कि जिन एलिमेंट, मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक एन बाई पी रेशियो किसके करीब होता है, 1 के करीब होता है, इसलिए ग्राफ लीनियर आता है। समझ, याद भी, सोच भी सकते हो। जैसे कैल्शियम ही ले लिया, कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम होता है 20 Ca 40। क्या होता है कैल्शियम, 20 Ca 40। न्यूट्रॉन्स कितने, 20। प्रोटॉन्स भी कितने, 20। कितना हो जाएगा एन बाई पी, 1 हो जाएगा। ठीक, सल्फर
सल्फर सोच लो, सल्फर होता है 16s32, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 16, प्रोटॉन कितने हैं 16, तो NYP रेशियो कितना हो गया 1। हीलियम सोच लो 2He4, न्यूट्रॉन्स कितने 2, प्रोटॉन कितने 2, NYP रेशियो कितना हो गया 1। ठीक है, तो लगभग 1 के करीब ही होता है कब तक, जब तक एटॉमिक नंबर 20 ना हो जाए, मतलब 20 एटॉमिक नंबर तक NYP रेशियो करीबन 1 के करीब ही रहता है। ठीक, दूसरी बात, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द न्यूक्लियाई विद NYP रेशियो लाइंग above और बिलो द स्टेबिलिटी बेल्ट आर अनस्टेबल। मैंने वही बताया था कि यहां पर और यहां पर, इस बेल्ट के ऊपर या इस बेल्ट के नीचे वाले जो न्यूक्लियाई होंगे वो अनस्टेबल होंगे, आर अनस्टेबल। दे अंडरगो पॉजिट्रॉन एमिशन और अल्फा बीटा पार्टिकल एमिशन। ये के कैप्चर क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ये की कैप्चर यहाँ लिखा हुआ है, अभी इसको आएगा ये। तो जिन जिन एलिमेंट्स के अंदर मैं सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ अभी, जो न्यूक्लियाई इस बेल्ट के ऊपर या इस बेल्ट के नीचे आते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और इसलिए स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डिके करते हैं। और डिके क्या क्या हो सकते हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके, बस इतना याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। और अब हम लोग इसके बाद बारे कुछ बातें हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे कल करते हैं। ठीक है, खुद से पढ़ के भी देख लेना है इसको, और फिर कुछ बातें होंगी जो अब इसके डिके के बारे में, वो मैं कल और तुम्हें वापस से कराता हूँ। ठीक है, बस इतना सा याद रखना कि इस डिके, अब वो डिके जो करेंगे कि जिनका एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर, जिनका NYP रेशियो इससे ज्यादा है या इससे कम है, वो अब डिके करने वाले हैं। और डिके कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक, अल्फा की डिके हो सकता है, बीटा डिके हो सकता है और गामा डिके हो सकता है। ठीक है बेटा।